सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू mvidyarthi.com। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आई, और आई के ऊपर लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका। और आज हमारा जो लेक्चर नंबर रहेगा वो लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम देखने वाले हैं आई डिफेक्ट के बारे में, यानी कि आंख रोग के बारे में, नेत्र रोग के बारे में। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको कंप्लीट आई के बारे में पढ़ाया था, कंप्लीट आई का स्ट्रक्चर बताया था। और आप याद करो क्या क्या पढ़ाया था। याद नहीं आ रहा तो फिर आपको मैं अभी नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा दूंगा कंप्लीट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो हमारा ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा चांस बनता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। इसीलिए आपको लेक्चर नंबर 2 को फोकस के साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि टोटल मैं आपको 7-8 डिजीज पढ़ाने वाला हूँ। उन 7-8 में से 5 बीमारियाँ ऐसी है जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, मन लगा के सुनना। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो हमारी आंख होती है वो टोटल 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी परत, फिर बीच में आती थी मध्य परत, फिर नीचे नीचे आती थी आंतरिक परत। बाह्य परत यानी कि आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इंटरनल लेयर। अब आप याद करो आउटर लेयर, मैंने बताया था आउटर लेयर 100%, यानी कि आउटर लेयर का 100% पार्ट, 100% में से 80% किससे मिलकर बना होता था, किससे मिलकर बना होता था, उसका कलर होता था व्हाइट। और आप याद करो उस व्हाइट के ऊपर आपको एक बोन का, एक हड्डी का आवरण मिलता था, और वो कैसा होता था, व्हाइट कलर का होता था। उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको मैंने स्क्लेरा नाम दिया था। और ये 5/6 पार्ट बना रहा था। फिर जो रिमेनिंग 20% पार्ट बचता है, जो 1/6 पार्ट बचता है, उसको मैंने क्या नाम दिया था, उसको मैंने नाम दिया था कॉर्निया। और कॉर्निया कैसा होता था, ये ट्रांसपेरेंट होता था। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। कॉर्निया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, 20% पार्ट बनाता है। और जहां पे बोन का आवरण नहीं मिल रहा था, वो 20% पार्ट था, तो वहां पे क्या मिलती थी आपको, नेत्र पलके मिलती थी। और पलके किससे मिलकर बनी होती थी, वो स्किन का फोल्ड होता था। वो जो हमारी चमड़ी होती है, खाल होती है, उसके फोल्ड होते हैं, उसके इकट्ठे होने से हमारी पलके बनती थी। ऊपर यानी कि एक आंख में 2 पलके, इस आंख में 2 पलके, और ऊपर ही ऊपर वाली पलक पे एक ग्रंथि मिलती थी, एक ग्लैंड मिलती थी। उसका क्या नाम था, उसका नाम था लेक्राइमल ग्लैंड। और वो कब जाके एक्टिव होती थी, कब बनती थी, वो बर्थ के 3 से 4 महीने बाद जाके एक्टिव होती थी, 3 से 4 महीने बाद बनती थी। इसीलिए बोला जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो खूब ही रोता है, लेकिन उसके आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि जो लेक्राइमल ग्लैंड, जो अश्रु ग्रंथि है, वो तो वर्क ही नहीं कर रही। वो वर्क कब कर रही है, वो तो बर्थ के 3 से 4 महीने बाद वर्क कर रही है। समझ आया आपको, आउटर लेयर खत्म। नेक्स्ट आती है भैया मिडल लेयर। आप याद करो मिडल लेयर कहां से स्टार्टिंग होती थी, पीछे से होती थी, यूं 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 जाती थी। और आप याद करो फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते थे। तो जो छोटे होते थे और नंबर में ज्यादा होते थे, उनको हमने क्या बोला था, उनको हमने बोला था सीलियरी बॉडी। और ऐसे 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 2 प्रोजेक्शन ऐसे होते थे जो नंबर में एक एक ही होते थे और बड़े होते थे। उनको हमने क्या नाम दिया था, उनको हमने नाम दिया था आइरिस। क्या नाम दिया था, आइरिस। और जो इन आइरिस के बीच में जो स्पेस था उसको नाम दिया था प्यूपिल। प्यूपिल। और आप ये चीज अच्छे से सुन लो कि जो प्यूपिल होती है और जो आइरिस होती है, तो आइरिस क्या करती है, प्यूपिल का साइज होती है उसको कम ज्यादा कर सकती है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों लेयर खत्म होती है, नेक्स्ट आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर को नाम दिया था इंटरनल लेयर, या फिर आप बोल सकते हो आंतरिक परत। और इसको मैंने रेटिना भी नाम दिया था, स्क्लेरा कोरोइड रेटिना, मैंने समझाया था आपको, याद करो स्क्लेरा कोरोइड रेटिना, याद है आपको। तो जो आंतरिक परत होती थी वो, उसको हमने रेटिना नाम दिया था। और जो आंतरिक परत होती थी वो अपने आप में ही 10 परतों से मिलकर बनी होती थी। कितनी परतों से मिलकर बनी होती थी, 10 परतों से मिलकर बनी हुई होती थी। तो जो सबसे बाहर वाली परत होती थी आंतरिक परत की, वहां आपको रोड और कोन मिलते थे, यानी कि सलाका और शंकु मिलते थे। जो सलाका होते थे वो अंधेरे में डिम लाइट में देखने का काम करते थे, जो शंकु होते थे वो अधिक प्रकाश में देखने में हमारी सहायता करते थे। और जो सलाका होते थे वो उल्लू के अंदर, आउल के अंदर ज्यादा एक्टिव होते थे, इस वजह से आउल को, उल्लू को रात में दिखता है। ये चीज आपको समझ आ रही है। और फिर आप याद करो जो रेटिना होती थी, इमेज कहाँ बनती थी, वो रेटिना पे ही बनती थी। और रेटिना पे भी कौन सी जगह, ब्लाइंड स्पॉट पर। कौन सी जगह, ब्लाइंड स्पॉट पर। और जो हमारी रेटिना की जो आंतरिक परत की 10 परतें थी, और 10 परतों में जो सबसे नीचे ही नीचे वाली परत थी वो किससे मिलकर बनी हुई होती थी, वो न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होती थी। और कई सारे न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते थे, नर्व सेल बनाते थे, जो कि तंत्रिका निकलती थी और हमारे ब्रेन में जाती थी। याद करो ब्रेन में जाती थी ना, और किससे होके जाती थी, ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए जाती थी। ठीक है, ये इतना क्लियर होता है, इतना मुझे आपको समझाना था। इसके अलावा कुछ 1-2 पॉइंट और सुन लो। हमारी आंखों में जो लेंस मिलता था वो कौन सा मिलता था, वो उत्तल लेंस मिलता था। ये मेरी आंख है, ये मेरी आंख है, तो यहाँ लेंस कौन सा मिलेगा, मेरी आंखों में उत्तल लेंस मिलेगा। तो मेरी आंख है, मेरा जो लेंस है, लेंस के आगे की तरफ
और पीछे की तरफ दो तरह के द्रव्य मिलते थे, याद करो, एक था जलीय द्रव्य, एक था काचाभ द्रव्य। जो जलीय द्रव्य होता था वो आंख के उत्तल लेंस के आगे की तरफ होता था, और जो काचाभ द्रव्य होता था वो लेंस के पीछे की तरफ होता था। एक चीज बता देता हूँ, अच्छे से सुन लो, जो आपका जलीय द्रव्य होता है ना, उसका वर्क बता देता हूँ, फंक्शन मैंने उस दिन नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ। जो जलीय द्रव्य होता है उसका वर्क ये होता है कि वो कॉर्निया को और लेंस को न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। किस किस को करता है? लेंस को करता है और कॉर्निया को करता है। कौन करता है? जलीय द्रव्य करता है। याद रखोगे ना? ओके, इतना कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। अब लेक्चर नंबर 1 का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने सारा आपको रिकॉल करवा दिया। अगर कोई और जरूरत हुई तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 के लिए। और लेक्चर नंबर 2 देखो ना, ये सब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। ये नोट्स आपको सारा mvidyarthi.com वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस वेबसाइट पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके ही जाना ज़्यादा आसान होगा। और बाकी अभी थोड़े दिन में आप सर्च भी कर सकते हो, अभी वेबसाइट सर्च में आ नहीं रही, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक तो उस दिन पढ़ा दिया था, है ना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट डिजीज, और फर्स्ट डिजीज का नाम है यहाँ पे रतौंधी। क्या नाम है? फर्स्ट डिजीज का नाम है यहाँ पे रतौंधी, और इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं। अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि रात में दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? रात में दिखाई नहीं देगा, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, थोड़ा और जूम करता हूँ। ओके, अब देखो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, आप याद करो, रेटिना इंटरनल लेयर, वहां पे आपको क्या क्या मिलता था? स्लाका और शंकु मिलते थे, रोड और कोन मिलते थे। तो जो रोड होता है ना आपका, ओके रुकिए, जो आपका रोड होता था ना, जो रोड होता था, ये किस किस से मिलके बना होता था? इसके अंदर क्या मिलता है? इसके अंदर जो मिलता है उसको बोला जाता है रोडोप्सिन। इसको हिंदी में भी रोडोप्सिन ही बोलते हैं। मैंने ये लिख रखा है, रुको, ये लिख रखा है, ये रोडोप्सिन है ना। अब आप सुनो, अच्छे सुनो, रतौंधी क्या होती है? जो रोड होती है ना, वो अंधेरे में देखने में सहायता करती थी। और अंधेरे में क्यों देख पाती थी? क्योंकि जो रोड होता है इसके अंदर क्या मिलती है? रोडोप्सिन मिलती है। अब मजे की बात ये कि रोडोप्सिन होती है ना, ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, फर्स्ट और ये सेकंड, दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट क्या है? रेटिनिन है। और सेकंड क्या है यहाँ पे? सेकंड, इसको एक्स नाम दे दो, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे दो। तो रोडोप्सिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, रेटिनिन से और बी या एक्स कुछ भी बोल दो। तो ये बी या एक्स तो बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन जो रेटिनिन है वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। तो वो कहाँ से लेती है? फिर कैसे बनेगा रेटिनिन? रेटिनिन के बनने में हेल्प करता है भैया विटामिन ए। क्या हेल्प करता है? विटामिन ए। और विटामिन ए का नाम होता है, वो होता है रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेटिनोल होता है वो रेटिनिन बनाता है। तो सवाल आता है कि रेटिनोल कहाँ से मिलेगा? तो रेटिनोल हमको मिलेगा वो फूड से मिलेगा, खाने से मिलेगा। अब खाने में क्या क्या, जैसे कि आप देख लो, गाजर हो गया, जो भी चीजें हरी होती है ना, उसमें विटामिन ए मिलता है। जैसे गाजर हो गया है ना, इनमें, तो इनसे हमको क्या मिलता है? इनसे हमको रेटिनोल मिलता है। और रेटिनोल क्या बनाता है? रेटिनिन बनाता है। रेटिनिन और एक्स मिलकर क्या बनाते हैं? रोडोप्सिन बनाते हैं। और रोडोप्सिन क्या करता है? हमको अंधेरे में देखने में सहायता करता है। तो बताओ अंधेरे में किसको नहीं दिखेगा? जिसके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जिसके अंदर रेटिनोल की कमी हो जाएगी, जिसके अंदर रेटिनिन की कमी हो जाएगी, उसके अंदर रोडोप्सिन बनेगा ही नहीं, तो उसको अंधेरे में दिखेगा ही नहीं। तो आपके अंदर भी अगर ये वाली दिक्कत है, कौन सी वाली? रोडोप्सिन यानी कि रतौंधी वाली, नाइट ब्लाइंडनेस वाली, तो उसकी वजह सिंपल सी है कि आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। इस वजह से आपकी बॉडी में रोडोप्सिन नहीं बन पा रहा। रोडोप्सिन नहीं बन पा रहा तो आप अंधेरे में नहीं देख पा रहे, और इसी वजह से आप क्या होते हो? रात में अंधे हो जाते हो। आप रात में नहीं देख पाते, तो हम बोल देते हैं नाइट प्लस ब्लाइंड, यानी कि रात का अंधा हो गया। और इस डिजीज को जो नाम दिया, वो नाम दिया भैया यहाँ पे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। आगे बढ़ते हैं, स्लाका यानी कि रोड। स्लाका को रोड बोलते हैं। रोड में रोडोप्सिन पाया जाता है, जो अंधेरे में देखने के लिए आवश्यक है। मैंने आपको बताया था, आउल होता है, उसको अंधेरे में सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि उसमें रोड होती है, वो फंक्शनली सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, और उसमें रोडोप्सिन भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन ए रोडोप्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? आपको खाने से मिलेगा, खाने से, फूड से। और विटामिन ए का नाम क्या होता है? नाम क्या होता है? रेटिनोल। क्या नाम होता है? रेटिनोल, ठीक है। इसलिए विटामिन ए की कमी से अंधेरे में देखने में हम असक्षम हो जाते हैं, जिसे रतौंधी कहते हैं। फर्स्ट डिजीज खत्म। और एग्जाम में भैया खूब भी पूछी जाती है। क्या? खूब भी पूछी जाती है, याद रखोगे। सेकंड, ग्लूकोमा, ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो ग्लूकोमा को भी अब आप अच्छे से समझिए, ठीक है। मैं आपको ग्लूकोमा समझा देता हूं। देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, हमारी आंख में हमारे लेंस के आगे की तरफ एक द्रव मिलता था, लेंस के पीछे की तरफ द्रव मिलता था। लेंस के आगे की तरफ कौन सा द्रव मिलता था? वो मिलता था जलीय द्रव। कौन सा द्रव मिलता था? वो जलीय द्रव मिलता था। और एक और लेंस था, वो कौन सा था? वो था आपका काचाभ द्रव। तो अब आप एक चीज देखो, एक जलीय द्रव था और एक काचाभ द्रव्य था। तो क्या करता है कि जो जलीय द्रव होता है ना, कभी कभी क्या होता है, हमारी आंखों में उस द्रव की, उस लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। इस वजह से अब देखो यार, आपके लेंस में अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसकी, तो डेफिनेटली आप समझो, अपने आप को एज्यूम करो
मान लो आप ही की आंख है, एक पानी लेंस के आगे है, एक पानी पीछे की तरफ है, तो अगर लेंस के आगे पानी बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली आपकी आंखों पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा अंदर की तरफ। तब अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो जलीय द्रव से काचाप द्रव्य पे प्रेशर बढ़ेगा, और काचाप द्रव से फिर प्रेशर कहाँ बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा रेटिना पर। और जब रेटिना पर प्रेशर बढ़ेगा ना, तो इससे क्या होता है, हमारी आंख, हमारी जो रेटिना होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर दाब लग रहा है, उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो दाब लगने की वजह से यहाँ पे मैंने हमारी रेटिना खराब हो जाती है, तो बस इसी को ग्लूकोमा बोलते हैं, और फिर हमारी आंखों से पानी निकल निकल के आता है और आंखों में दर्द होता है। ये सेकंड डिजीज खत्म। समझा लेता हूँ, समझ लो एक बार और। जब आंख में जलीय द्रव बढ़ जाता है, जलीय द्रव आगे पाया जाता था, तो आईओपी, आईओपी है ना, आप इंग्लिश में समझना, समझना नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, इंटरनल ओक्यूलर प्रेशर इसको बोला जाता है, ठीक है। और रेटिना पर दाब बढ़ जाता है, अगर आंख में जलीय द्रव बढ़ जाएगा तो रेटिना पर दाब बढ़ता था। रेटिना सबसे आंतरिक परत होती थी, तो जिससे प्रारंभ में आंख में दर्द होता है तथा बाद में रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिससे अंधापन उत्पन्न हो जाता है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं। समझ आ गया होगा आपको? नहीं समझ आया तो मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, आपको समझ आना चाहिए, या समझो और समझ आ जाएगा। किसी भी कारण से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे जलीय द्रव भी बढ़ता है। जलीय द्रव जो लेंस के आगे की तरफ मिलता था, अगर जलीय द्रव बढ़ेगा तो काचाप द्रव बढ़ेगा, काचाप द्रव बढ़ेगा तो डेफिनेटली रेटिना पर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, फिर आंख में दर्द होगा, और आंख में दर्द होगा तो इससे क्या होगा, रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाएगी। रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इमेज कहाँ बनती थी, रेटिना पे ही तो बनती थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमारी बॉडी में इमेज बनती है ना, हमारी आंखों में जो इमेज बनती है, फर्स्ट तो कैसी बनती है, इनवर्स बनती है। इनवर्स को हिंदी में बोला जाता है ये उल्टी बनती है ना, पहली चीज रट लो अच्छे से, 3 पॉइंट बताऊंगा। इनवर्स बनती है। सेकंड होता है ये सीधी बनती है, कैसी बनती है, सीधी बनती है। और थर्ड होता है ये रियल बनती है, कैसी बनती है, रियल बनती है, वास्तविक बनती है ना। ये चीज आप अच्छे से रट लो, इनवर्स बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी और वास्तविक बनेगी। और हाँ, आप एक चीज और लिख सकते हो कि ये छोटी भी बनती है, कैसी बनती है, ये छोटी भी बनती है ना, छोटी भी बनती है। 4 पॉइंट हो गए, तो ये आपको रटने होंगे। उल्टी बनती है, मैंने क्या कर दिया, उल्टी बनती है, सीधी, ये सीधी की जगह यहाँ उल्टी, ये मेरे को छोटी लिखना था जो कि मैं लिख नहीं पाया। इनवर्स बनती है यानी कि उल्टी बनती है, और छोटी बनती है, छोटी बनती मैंने आपको बताया, और रियल बनती है, वास्तविक बनती। 3 ही पॉइंट है, 4 नहीं है ना, वो गलती से हो गया था सीधी वाला, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, उल्टी बनती है, छोटी बनती है और वास्तविक बनती है, और इमेज नहीं बनेगी, तो इससे हमको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, तो अंधे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे तो इस डिजीज को क्या नाम दिया, ग्लूकोमा नाम दिया। और सिंपल सी बात है ये, अगर हमारे ब्लड प्रेशर को अगर नियंत्रित रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, तो फिर हमको ग्लूकोमा नहीं होगा। ग्लूकोमा के इलाज के लिए बीपी को नियंत्रित रखना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल से डिजीज है, आपको समझ आनी चाहिए। अब नेक्स्ट है ना, अब देख लो, जो नेक्स्ट जो 3 डिजीज है, एक निकट दृष्टि दोष, जिसके बाद में आएगा आपका दूर दृष्टि दोष, और फिर एक अगला देखो जरा दृष्टि दोष। ये तीनों दृष्टि दोष है ना, जो ये तीनों डिजीज है, ये इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है सब कुछ, इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आने वाली आगे सारे के सारे डिजीज आपको समझ आ जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बस इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अब समझो कॉन्सेप्ट को अच्छे से, 1 मिनट रुकिए। ओके, अब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। हमारी बॉडी में, हमारी आंखों में कौन सा लेंस मिलता है, उत्तल लेंस मिलता है, ठीक है। आपने कभी सुना ही होगा कि यार निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है। ये चीजें आपने पढ़ी होगी, फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अब कंसेप्ट क्लियर करो। पहले कुछ चीजें देख लो। देखने के लिए शर्तें, अगर आपको कोई भी चीज देखनी है तो उसके लिए शर्तें क्या होगी कि इमेज बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमेज बनेगी तभी हम देख पाएंगे। जहां पर तरंग मिल जाती है वहां इमेज बन जाती है। समझो ये चीज। एक आपका ये उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है आपका, ये उत्तल लेंस है। और आपका ये अवतल लेंस है ना। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और आपका ये कॉनकेव लेंस है। अब उत्तल लेंस देखो, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, उत्तल लेंस का शेप इस तरीके से होता है और अवतल लेंस का शेप इस तरीके से होता है। कैसे पहचानना है, जो उत्तल लेंस होता है ना, वो बीच में से मोटा होता है, बीच में से मोटा, जबकि यहाँ देखो इनके बीच में स्पेस कम है, बीच में से पतला होता है अवतल, है ना। ये चीज देख लो। अब उत्तल लेंस क्या करता है, मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, इस तरीके से, तो उत्तल लेंस क्या करता है, उन प्रकाश किरणों को सिकुड़ने का काम करता है। क्या करता है, सिकुड़ने का काम करता है। और सिकुड़ने को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्ज बोलते हैं, कन्वर्ज। और इसी तरीके से जो अवतल लेंस है, प्रकाश किरणें आ रही है, इनको क्या करता है, फैलाने का काम करता है। क्या करता है, फैलाने का काम करता है। और फैलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइवर्ज बोलते हैं। एक हो गया कन्वर्ज और एक हो गया डाइवर्ज। तो सिकुड़ना, फैलाना, ये क्या चीज है, ये गुण है। और इस गुण को क्या नाम दिया जाता है, इस गुण को फिजिक्स के लैंग्वेज में नाम दिया जाता है अपवर्तन। क्या नाम दिया जाता है, अपवर्तन। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा,
यानी कि जो ये मोड़ना, सिकुड़ना, फैलाना, इसको अपवर्तन नाम दिया, और अपवर्तन को इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई होगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो निकट दृष्टि दोष आपको समझ आ जाएगा, दूर दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मोतियाबिंद, ये सब कुछ आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी आंखों में चश्मा लग रहा है तो उत्तल लग रहा है या उतल, जैसे मेरे चश्मा लग रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चश्मा मेरा उत्तल है या उतल है, कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, विदाउट कंसेप्ट नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ आएगा, बस आपको समझना है, अच्छे से समझना है। ये देख लो, जो मोड़ने की ताकत होती है ना कि कौन कितना मोड़ रहा है। अब जैसे उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस ने देखो यही मोड़ दिया था, अवतल लेंस मोड़ नहीं रहा था, ये फैला रहा था। तो ये मोड़ने की जो ताकत होती है कि कौन कितना मोड़ रहा है, कौन कितना फैला रहा है, उसको पावर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? साइंस की लैंग्वेज में पावर बोला जाता है। और जो पावर को जो नापते हैं वो किस चीज में मापते हैं? जैसे पावर है, पावर को किस में मापते हैं? यहाँ पे डायप्टर है ना, डायप्टर इस तरीके से मापते हैं। और जो फोकल लेंथ होती है, एक चीज होती है फोकल लेंथ, मैं बता देता हूँ फोकल लेंथ क्या होती है। जहां आपका लेंस है, आपके लेंस से लेकर आपकी जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इसको क्या बोला जाता है? इसको फोकल लेंथ बोला जाता है, फोकल लेंथ। तो आप देख लो, उत्तल लेंस की फोकल लेंथ कम है और अवतल लेंस की क्या है? फोकल लेंथ ज्यादा है। बाकी आगे कंसेप्ट आएगा। फोकल लेंथ को हम, फोकस दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में या फिर सेंटीमीटर में हम बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने क्लियर, ये डायग्राम से आपको जबरदस्त समझ आ जाएगा। ये पूरा डायग्राम है ना, ये देखो यहाँ से ये इतना इतना इतना, इसमें आपको सारा सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेना। आप एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे 3 तरह के लेंस बना रखे हैं, 3 लेंस बना रखे हैं, और तीनों को तीनों लेंस ही कैसे? ये देखो, फर्स्ट लेंस, ये आपका सेकंड लेंस, और आपका थर्ड लेंस। तीनों ही लेंस आप देख सकते हो, ये उत्तल लेंस है, लेकिन आपको इनमें कोई खासियत दिखाई दे रही है क्या? आप देखो, ये वाला लेंस है ना, ये देखो, ये वाला लेंस सबसे ज्यादा मोटा है, आप देख सकते हो, ये वाला लेंस सबसे ज्यादा मोटा है, ये वाला लेंस मीडियम है, और ये वाला लेंस इन तीनों में सबसे पतला लेंस है। तो आप एक चीज देखो, मैंने क्या यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखा रखा है, ये प्रकाश किरणें आ रही है प्रकाश किरणें, इमेज कहाँ बनती थी? इमेज रेटिना पर बनती थी। प्रकाश किरणें आ रही है, फिर लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस क्या करता है? सिकुड़ता है। क्या करता है? सिकुड़ता है, कन्वर्ज करता है, सिकुड़ेगा। ओके, उत्तल लेंस सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ दिया, इसने यहीं पे सिकुड़ दिया, इस जगह पे। फिर अगला लेंस ऊपर वाला देखो, प्रकाश किरणें आ रही है, ये भी सिकुड़ने का काम करता है, लेकिन इसने देखो थोड़ा सा दूर जाके लाइट को मिलाया, ये वाला देखो, फिर ये थोड़ा पतला है, ये क्या करेगा? इसके पास भी प्रकाश किरणें आ रही है, ये और भी दूर जाकर क्या करेगा? और भी दूर जाकर उन प्रकाश किरणों को मिलाएगा। जहां प्रकाश किरणें मिलती है वहां इमेज बनती है, वहां प्रतिबिंब बनता है। अब आप एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था, नेत्र से और जो आपकी इमेज बन रही है उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। आप ये देखो, ये फोकस दूरी इसको f3 नाम दिया, ये वाली फोकस दूरी मैंने इसको f2 नाम दिया, ये वाली फोकस दूरी इसको मैंने f1 नाम दिया। बताओ, सबसे ज्यादा और सबसे पहले लाइट को किसने सिकुड़ा, किसने सबसे ज्यादा कन्वर्ज किया? क्या ये सबसे मोटे वाले लेंस ने सबसे पहले कन्वर्ज किया? बताओ, किया या नहीं किया? आपके सामने यार, मैंने डायग्राम बना रखा है, यस किया। आप देखो, इसने तो यहीं पे सिकुड़ दिया, इसने यहाँ सिकुड़ा, इसने यहाँ सिकुड़ा। आप देख लो ना, ये देखो लाइन ही नहीं बन रही, देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, ये देख लो यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो, मैंने बताया था, जो सबसे ज्यादा मोड़ेगा उसके लिए हम पावर यूज लेते थे। कौन सबसे ज्यादा सिकुड़ रहा है, कौन सबसे ज्यादा फैला रहा है, उसके लिए हमने एक टर्म यूज ली थी, उसको पावर, उसको क्षमता बोला जाता है, लेंस की क्षमता कितनी है। तो आप देखो, ये क्या, ये इसको मैंने P3 बोल दिया, इसको मैंने P2 बोल दिया, इसको मैंने P1 बोल दिया। तो सबसे ज्यादा किसने मोड़ा? P3 ने बोला, P3 नहीं मोड़ा, तो पावर सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? जो पावर है, क्षमता, P3 की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम P2, फिर उससे कम P1 की। इसी तरीके से आप याद करो, जो फोकल लेंथ होती है, आप ये रटना है तो रट लो, बाकी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, फोकल लेंथ का कंसेप्ट पूरा समझा दिया, अदरवाइज आप रट लो हमेशा के लिए। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/f के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है f के, है ना। तो यानी कि जिसकी पावर ज्यादा उसकी फोकस दूरी कम, जिसकी पावर ज्यादा उसकी फोकस दूरी कम, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा उसकी पावर कम, यानी कि उल्टे सीधे, है ना, उल्टे, आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उल्टा कर दो आप ये कंसेप्ट लगा के, तो P3 ज्यादा थी तो यहाँ पे F3 सबसे कम, P1 सबसे कम है तो यहाँ F1 सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो। फोकल लेंथ मीटर में या सेंटीमीटर में मापेंगे, है ना, ये आप देख लो। अब इधर देख लो, लिख रखा है, जितना आपको दिख नहीं रहा होगा जहां तक हो सकता है, अब देखो ये लिख रखा है मैंने, जितना मोटा लेंस उतनी ही कम फोकस दूरी। ये देख लो ना आपके सामने, जितना मोटा लेंस होगा, नीचे वाला सबसे मोटा है तो उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। आप और ऊपर जाके देख सकते हो, और देखो, जितना ज्यादा मोटा लेंस उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम,
सबसे मोटा F3 है, P3 है, P3 है, तो सबसे कम फोकल लेंथ F3 की ही होगी। अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो यार अभी और समझ आ जाएगा, थोड़ी देर और चलते हैं। ओके, एक चीज अच्छे से सुन लो, नोट के अंदर मैंने बना के लिख रखा है, ये आपको बताऊंगा थोड़ी देर रुको। नोट, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस आपको दिख रहा है, ये आपका उत्तल लेंस है, और आपका ये वाला अवतल लेंस आपको भी दिख रहा है। तो उत्तल लेंस होता है ना, इसकी पावर और फोकल लेंथ दोनों ही कैसे मिलेगी, आपको पॉजिटिव मिलेगी। जबकि जो अवतल लेंस होता है ना, इसकी दोनों ही पावर और फोकल लेंथ कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। यहाँ से कंसेप्ट निकल के आएगा थोड़ी देर बाद में, अभी समझ लो। अब जैसे मेरा लेंस है ना, मेरी चश्मा में अवतल लेंस लगा हुआ है, अवतल लेंस, यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो चश्मा है वो माइनस का बना हुआ है। किसका है, मेरा चश्मा माइनस का है। इसका मतलब मेरे चश्मा में पावर भी माइनस में है और फोकल लेंथ भी माइनस में है। अब आप पता करो कि अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो आपका उत्तल लेंस है या उत्तल लेंस। आपको इतना पता लग जाए उत्तल है या उत्तल, वो कैसे पता लगेगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे पता लगेगा। फिर आपको पता लगेगा कि आपका माइनस का चश्मा है या प्लस का चश्मा है, थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं ना, ये देख लो एक बार, ये क्या है, बस मैंने बताया था अगर इमेज बनेगी तो उसके लिए हमको लाइट की जरूरत होगी, एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। वो लाइट सूर्य लाइट भी हो सकती है, सनलाइट, वो ट्यूब लाइट भी हो सकती है, वो CFL भी हो सकती है, वो लट्टू भी हो सकता है, वो बल्ब भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी लाइट हो सकती है, XYZ लाइट आ रही है, ये आप हो, ये आप हो, तो लाइट आएगी और ये लाइट आपकी कॉर्निया से जाके टकराती है, कॉर्निया से होते हुए और लेंस से होते हुए, फिर ये आपका उत्तल लेंस लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। रुको पानी पी लेता हूँ। तो लाइट को क्या किया, कन्वर्ज किया, तो फिर आपके यहाँ पे इमेज बन जाती है, आपका रेटिना होता था। मैंने आपको समझा दिया था ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, ये आपकी डिजीज आ गई, दोनों निकट दृष्टि दोष तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, नियर साइट एडनेस, है ना, या फिर आप बोल सकते हो नियर साइट एरर। और दूर दृष्टि दोष को बोला जाएगा फार साइट एरर या फिर फार साइट एडनेस। इसका निकट दृष्टि दोष का एक और नाम है मायोपिया, याद रख सकते हो, एग्जाम में इस नाम से क्वेश्चन आता है। और जो आपका अगला होता था, ये आपका क्या होता था, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर आपको ये, आप इसको ये भी बोल सकते हो, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला, निकट दृष्टि दोष को क्या बोला, मायोपिया बोला। आपको इतना समझ आ गया होगा, है ना। अब अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इनका मतलब समझ जाओ बस आप। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है और दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, आपको मीनिंग समझना और कुछ नहीं करना, मीनिंग समझ लो। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का मीनिंग ये होता है कि आपको निकट का, तो 1 मिनट, जस्ट 10 सेकेंड, ओके, रिकॉर्डिंग देखा, चालू है, बंदे चालू है। तो निकट दृष्टि दोष होता है, इसका मीनिंग समझो। निकट दृष्टि दोष का मीनिंग ये होता है कि आपको निकट की वस्तुएं तो दिखाई दे रही है, लेकिन आपको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। देखो, नाम से बहुत, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है यहाँ। बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, निकट दृष्टि दोष, बच्चे समझते हैं निकट की दिखाई नहीं दे रही, यानी कि निकट की दृष्टि में दोष है, बच्चे ये समझ जाते हैं। ऐसा नहीं समझना, आपको क्या समझना है, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है, पास की तो, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। वही दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है, लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। समझ रहे हो, यानी कि निकट का मतलब क्या, पास की दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही। अब पास की दिख रही है, हमको दूर की नहीं दिख रही, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो तरीका अब मैं समझा रहा हूँ, समझ लो। अब जैसे मैंने मान लिया कि ये जो निकट दृष्टि दोष है, ये मेरे अंदर है, मेरे अंदर, खुद के अंदर है, हो सकता है आपके अंदर भी हो, अभी पता करेंगे आपके अंदर है या नहीं। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, मायोपिया। अब देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमारी ये नॉर्मल आई मैंने बना रखी है, इस लेंस को आप हटा दो, ये मैंने नॉर्मल आई बना रखी है, ये आपका यहाँ पे लेंस रहा, ये आपका लेंस है। अब यहाँ से क्या होता है कि प्रकाश किरणें आ रही है, आ रही है, आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही है, आ रही है। और मैंने आपको क्या बताया था, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अब दूर की वस्तु दिखाई क्यों नहीं दे रही यार, सिंपल सा कारण है, मैंने आपको 2 लेंस बना के बताए थे, एक तो आपका उत्तल लेंस होता था, दूसरा आपका अवतल लेंस होता था। अब मैंने बोला कि मेरे को दूर की नहीं दिख रही, पास की तो दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें आई, तो यहाँ पे क्या कि उत्तल लेंस, यहाँ पे ये इमेज जल्दी बन गई, लेकिन दूर की नहीं दिख रही। दूर का मतलब क्या है, दूर का मतलब ये कि जो मेरा रेटिना है, मेरे रेटिना पर इमेज रेटिना से पहले ही बन रही है। समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है आपको अब समझ आएगा, सुनो। देखो, मुझे दूर की नहीं दिख रही थी, और दूर की वस्तु आपको कब दिखेगी, अगर कोई आपको, दूर की वस्तु क्यों नहीं दिख रही, पहले कारण समझो। क्योंकि जो ये प्रकाश किरणें आ रही थी ना, देखो ये मैंने बना भी रखा है,
जो प्रकाश किरणें आ रही है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन रहा है। और आपको दूर की वस्तु कब दिखेगी, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बने। वो प्रतिबिंब रेटिना पर कब बनेगा, अगर जो लाइट आ रही है, अगर इस लाइट को कोई ऐसे ऐसे फैला दे, कोई ऐसे ऐसे फैला दे, तो फिर आपका प्रतिबिंब वो रेटिना पर बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे है ना, ऐसे आके। तो और ये काम कौन कर सकता है, ये अवतल लेंस ये काम करता है। अवतल लेंस मैंने बताया था ना, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, फैलाने का, ऐसे 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 फैलाने का काम करता है। और उत्तल लेंस तो सिकुड़ने का काम करता है, कन्वर्ज करने का, जबकि अवतल लेंस डाइवर्ज करने का काम करता है। आपको समझ आया होगा। तो मैंने बताया इमेज होती है निकट दृष्टि दोष में, वो रेटिना से पहले बन जाती है। और निकट की वस्तु तो आपको क्लियर दिखाई देती है पास की, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है जिसका डिस्टेंस ज्यादा होता है वो आपको ब्लर दिखाई देती है, या फिर हम बोल सकते हैं हमको दिखाई नहीं देती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमको कॉनकेव लेंस का यूज लेना पड़ेगा। और कॉनकेव लेंस कैसा होता था, ये नेगेटिव में होता था, ये माइनस में होता था। मैंने यहाँ पे भी आपको दिखा रखा, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होता है, ये नॉर्मल आई है, ये लेंस है, प्रकाश किरणें आ रही है, और जो इमेज बनेगी चाहे निकट की हो चाहे दूर की हो, वो हमेशा रेटिना पर ही बनती थी। लेकिन मेरे अंदर क्या हो रखा है, जिससे मुझे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, मुझे दूर की दिखाई नहीं देती। दूर की क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि प्रकाश किरणें जल्दी कन्वर्ज हो जा रही है, और मैं चाहता हूँ वो डाइवर्ज हो, वो रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बने, जबकि मेरी आंखों में प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, निकट दृष्टि दोष, ये डिजीज हो रही है। तो मैंने अवतल लेंस लगवाया, यानी कि माइनस का चश्मा बनवाया, तो इन प्रकाश किरणों को उस दुकानदार ने फैला दिया, यानी कि उस लेंस ने फैला दिया। तो फिर अब मुझे जैसे ही मैं चश्मा लगाता हूँ मेरे को सब कुछ सही दिख जाता है। पर अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, काम लाइक बिना चश्मा के भी काम हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है दूर दृष्टि दोष, क्योंकि मुझे निकट का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, समझ गए होंगे आप, है ना। फिर दूर दृष्टि दोष इसका जस्ट रिवर्स है, कि दूर की दिख रही है पास की नहीं दिख रही, दूर की दिख रही है लेकिन पास की नहीं दिख रही, दूर की दिख रही है लेकिन पास की नहीं दिख रही। पास की कब नहीं दिखेगी, जो आपका ये लेंस है ना, देखो आपको फिर से सुनो अच्छे से, एक कंसेप्ट यार समझना होगा आपको। दूर की तो दिख रही है लेकिन पास की नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका लेंस है वो प्रकाश किरणों को खूब ही डाइवर्ज कर रहा है, खूब ही ज्यादा। और जो आपका वो क्या नाम से, जो आपका इमेज है वो रेटिना के यहाँ पीछे बन रहा है। और हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो रेटिना पर ही बने। वो रेटिना पर कब बनेगी, जो ये प्रकाश किरणें फैल रही है ना, इनको सिकुड़ने वाला कोई मिल जाए, प्रकाश किरणें फैल रही है उनको सिकुड़ने वाला कोई मिल जाए। और वो कौन सिकुड़ता है भैया, वो उत्तल लेंस से सिकुड़ता है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उत्तल लेंस लगा के आपकी आंखों में भेज देगा, वो चश्मा बना देगा, और क्या करेगा, फिर आपसे पैसे ले लेगा और आपको दिखाई सब कुछ सही देने लग जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के पीछे इमेज बनती है। आप तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ये रट लो। अगर आपके कौन सा चश्मा लग रहा है, अगर आपके नहीं लग रहा तो आपके फ्रेंड के कौन सा लग रहा है, आपके मम्मी पापा के कौन सा लग रहा है, किसी के भी कोई भी चश्मा लग रहा है उससे पूछ लो भाई तेरे कौन सा लग रहा है, उससे पूछ लेना। अगर उसके अवतल वाला लग रहा है, अगर उसके माइनस का लग रहा है, उससे पूछना तुझे दूर का दिखता है पास का दिखता है। अगर वो बोल दे कि मुझे निकट का तो दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा, तो रट लो हमेशा के लिए कि उसने अवतल लेंस लगवा रखा है। क्वेश्चन आई तो आपके दोस्त को याद कर लेना, काम हो जाएगा, ये तरीका है। तो दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे इमेज बनती है, निकट की ब्लर बनती है, दूर वाली तो अच्छी बन जाती है, और निकट वाली कैसी बनती है, ब्लर बनती है, दूर की वस्तु क्लियर बनती है। लेंस कौन सा लगवाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगवाएंगे, यानी कि हम अवतल लेंस लगवाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट है, बस खत्म है कॉन्सेप्ट, अब मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट खत्म। अब आपको बस समझना है, अब तो ये टॉपिक होने वाला है कंप्लीट, बस 10-12 मिनट का ये लेक्चर बच रहा है। 2 डिजीज खत्म हो चुकी, 4 डिजीज खत्म हो गई। फर्स्ट आपका मैंने क्या बताया था, एक तो आपको मैंने रतौंधी बताया था, एक आपको मैंने इधर से क्या बताया था, सेकंड नंबर का, फर्स्ट रतौंधी था, सेकंड ग्लूकोमा था, निकट दृष्टि दोष थर्ड था, दूर दृष्टि दोष फोर्थ था, फिफ्थ नंबर पे इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद में फिर एक और बचेगा, वो लास्ट मोतियाबिंद, वो इंपॉर्टेंट बचेगा, बाकी सब खत्म। तो नेक्स्ट आता है जरा दृष्टि दोष, क्या, और इसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया। क्या बोला जाता है, प्रेस बायोपिया, इंग्लिश में प्रेस बायोपिया बोला जाता है। जरा दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे हम, प्रेस बायोपिया बोलेंगे। इसमें क्या होता है, चाहे दूर की वस्तु हो चाहे पास की वस्तु हो, दोनों को दोनों ही कैसी दिखाई देती है, हमें ब्लर दिखाई देती है, चाहे नियर की हो चाहे फार की हो, चाहे पास की हो चाहे दूर की हो, दोनों ही ब्लर दिखाई देती है। तो मैं इसका आपको सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसका आपको डिटेल में नहीं जाएंगे अदरवाइज टाइम लगेगा। सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसका तरीका एक ही है कि हम इसमें बाई फोकल लेंस लगा लेंगे। देखो अगर आपको दूर की भी नहीं दिख रही पास की भी नहीं दिख रही, तो ऐसे तो है नहीं कि आप उत्तल लेंस भी अलग लगवाओ अवतल लेंस भी अलग लगवाओ, ऐसा नहीं है। इसका तरीका एक ही है कि हम यहाँ पे बाई फोकल लेंस लगवा लेंगे। कौन सा लेंस, बाई फोकल लेंस। बाई फोकल लेंस को हिंदी में बोला जाता है द्विफोकस लेंस, द्विफोक्सी लेंस, ये लिख रखा मैंने, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस का मतलब क्या है, द्वि यानी कि 2 लेंस लगेंगे, एक ही लेंस के अंदर 2 लेंस। तो रट लो, ऊपर वाला माइनस का लगेगा, नीचे वाला प्लस का लगेगा। हमारी आंख में लेंस लग जाएगा जिसमें ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा। इस माइनस का मतलब क्या है, याद करो मैंने बताया था ना आपको, अवतल लेंस लगेगा, और प्लस का मतलब क्या है, उत्तल लेंस लगेगा। याद करो मैंने बताया था ना, क्योंकि अवतल लेंस की
फोकल लेंथ और पावर दोनों को दोनों कैसी होती थी, माइनस में होती थी, नेगेटिव, है ना, और इसकी कैसी होती है, प्लस में होती है। तो इस रोग में ना तो पास की वस्तु दिखती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। इसके उपचार के लिए डी फोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। उपरोक्त तीनों बीमारियों में, अब समझ लो अच्छे से, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना, उपरोक्त तीनों बीमारियां कौन कौन सी, मैं इधर लिख देता हूँ, समझ लो। हाँ, एक तो आपका मायोपिया था, सेकंड तो आपका, फर्स्ट तो आपका मायोपिया था जिसको मैंने निकट दृष्टि दोष भी बोला था, है ना। सेकंड आपका क्या था, ये हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि ये आपका दूरदृष्टि दोष था। और आपका थर्ड क्या था, ये प्रेस बायोपिया था, प्रेस बायोपिया यानी कि ये वाला जरा दृष्टि दोष। इन अच्छे से सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और आपकी जो 10वीं की एनसीईआरटी है ना, उसमें से एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन 10वीं की एनसीईआरटी में करेक्शन है, यानी कि मिस्टेक, और उसको करेक्शन करना ही रखा गवर्नमेंट ने आगे से। तो सुन लो, आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि जो तीनों डिजीज है ना, ये तीनों डिजीज ये आपके लेंस में खराबी की वजह से होती है। ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें एनसीईआरटी में क्या, कि आपके लेंस में खराबी की वजह से होती है। और अगर आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन दिख गया ना, तो डेफिनेटली आप यही टिक करके आओगे कि लेंस में खराबी की वजह से तीनों डिजीज होती है, जबकि ऐसा है नहीं, वो गलत है। क्लियर, अच्छे से सुन लो। उपरोक्त तीनों बीमारी है ना, ये वाली तीनों बीमारी में कोर्निया व आइरिस में असामान्यता उत्पन्न होती है। भैया लेंस में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें है, कोर्निया और आइरिस में है। ध्यान रख लो अच्छे से इस चीज को, कोर्निया और आइरिस में दिक्कत है। कोर्निया का मिलता था आउटर लेयर, कोर्निया मिलता था 20% पार्ट बनाता था, और आइरिस होता था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बड़े बड़े, वहां आइरिस मिलता था। इनमें मिस्टेक हो जाती है, इनमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये तीनों डिजीज उत्पन्न हो जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आपका साइंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उसके लिए कंसेप्ट आपको समझना होगा, मैंने समझा दिया। और समझो, बिल्कुल डिटेल में जा रहा हूँ, कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए, अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए। हमारी आंखों में, मैंने आपको बताया हमारी आंख होती है, आंख सबसे बाहर आपको कोर्निया मिलेगा, फिर मध्य परत आएगी, फिर आंतरिक परत आएगी। ये देखो इधर, है ना, इधर से देख लो, ये इधर देखो, ये आपकी आई है, ये आपका कोर्निया है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आपकी आइरिस है, ये बीच में क्या है, ये प्यूपिल है, फिर आपका ये लेंस है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये रेटिना है, यहाँ इमेज बनती है। तो एक चीज देखो, जब कोई भी प्रकाश किरण आती है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और आते ही ये तो किससे भिड़ेगी सबसे पहले, ये तो भाई साहब कोर्निया से भिड़ेगी। फिर कोर्निया तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कोर्निया तो बोलता है चल निकल निकल, कोर्निया एंट्री देता है, चल निकल, मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, तू लाइट तू जा सकती है। लेकिन बाद में क्या आ जाते हैं भाई साहब, आइरिस, भाई साहब देखो, ये आपका ऐसा आइरिस होता था, और याद करो इसके यहाँ पे और इसके यहाँ तक क्या होता है, आपका इधर से कोर्निया होता है। तो फिर कोर्निया तो एंट्री देता है, लेकिन आइरिस क्या होती है, लाइट को एंट्री नहीं देती, तो फिर प्रकाश कैसे आएगा, इनको तोड़ के आ नहीं सकता। तो फिर क्या करता है, फिर जो बाहर कोर्निया होता है ना, कोर्निया के पास एक और गुण होता है, और गुण होता है उसके पास रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन को हमने क्या बोला था, अपवर्तन बोला था, अपवर्तन। तो इसको मैं पतला करता हूँ, इसके पास अपवर्तन का गुण पाया जाता है। तो आपकी मान लीजिए आपका ये, ओके, ये आपका कोर्निया है, आपका ये लेंस है, और यहाँ पे ये आइरिस है इसे। तो प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है ऐसे, तो क्या करता है, यहाँ पे आइरिस से टकरा गई, कोर्निया ने तो एंट्री दे दिया, आइरिस से टकरा गई, आइरिस एंट्री नहीं दे रहा, तो यहाँ पे कोर्निया क्या करता है, इसको अपवर्तन करवा देता है ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे निकल जाती है ऐसे, है ना। तो अपवर्तन, ध्यान रखो, हमारी आंखों में 2 बार अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन तो कौन कराता है, कोर्निया करवा देता है। सेकंड अपवर्तन लेंस करवाता है। दोनों का काम एक ही है, अपवर्तन कराने का, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने का। और एक एग्जांपल लिया मैंने, अगर मान लो टोटल अपवर्तन 60 टाइम हो रहा है, कितना 60 टाइम, तो उसमें से 44 टाइम अपवर्तन कौन करवाएगा, कोर्निया करवाएगा, और 16 टाइम कौन करवाएगा, ये आपका लेंस करवाएगा। तो समझ रहे हो, यानी कि कितना रेशियो हो गया, 44 अनुपात और 16, ये रेशियो, ये किसका है, ये आपके कोर्निया का है, और ये आपका लेंस का है, इतना अंतर है। तो बोला जाता है अगर आपका कोर्निया ही खराब हो जाए ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप देख ही नहीं सकते। तो जो बच्चे जब पैदा होते हैं उनको दिखाई नहीं देता, तो उनका लेंस तो ज्यादातर का सही होता है, खराब क्या होता है, उनका कोर्निया खराब होता है। तो आपको पता है जो बहुत जवान लोग मर जाते हैं ना, तो वो अपने अंग डोनेट करके जाते हैं, तो नेत्र भी डोनेट कर देते हैं कई बार। और उसमें क्या डोनेट किया जाता है, नेत्र डोनेट करते टाइम वो कोर्निया डोनेट किया जाता है। क्या डोनेट किया जाता है, किसका दान किया जाता है, कोर्निया का दान किया जाता है। तो याद रखो, अगर आपको भी कभी दान करने की जरूरत पड़े, तो आप क्या दान करोगे, कोर्निया दान करोगे। क्या दान करोगे, कोर्निया दान करोगे। तो कोर्निया में क्या, इसका इसी का दान क्यों किया, रेटिना का क्यों नहीं किया, स्क्लेरा कोरोइडून का क्यों नहीं किया,
क्योंकि याद करो कोरोइड के अंदर तो आपको रक्त पटल मिलते थे, रक्त वाहिनियां मिलती थी, लेकिन जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको रक्त यानी कि ब्लड नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, और जिसके अंदर ब्लड नहीं मिलता उसको ईजिली आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, इसीलिए कॉर्निया का दान किया जाता है। और विद इन 6 आवर्स अगर किसी की भी डेथ हो रही है तो विद इन 6 आवर अगर आप अगर इसको ट्रांसप्लांट कर देते हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो फिर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया ही दान की जाती है। ठीक है, देखो नॉलेज कितनी मिल रही है, मजा आ रहा होगा ना। और ये क्या है, फोकस ग्रुप में इस प्रक्रिया को देखो। हाँ, एक है ये समायोजन क्षमता क्या होती है, आप देख लो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अकोमोडेशन। तो समायोजन क्षमता क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। लेंस अपनी उत्तलता कॉन्वेक्सता में परिवर्तित करके वस्तु के अनुसार अपनी फोकस दूरी में परिवर्तित कर लेता है, इस प्रक्रिया को समायोजन क्षमता बोलते हैं यार, सिंपल सा तरीका है। ये आपका उत्तल लेंस है। अब मान लो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ रही है कि आपको पास की वस्तु देखनी पड़ रही है बिल्कुल की, तो हम हमारी आंखों को ऐसे नीच लेते हैं, छोटी सी कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी पुतली का व्यास होता है, वो एरिया होता है वो तो कम हो जाता है, लेकिन जो हमारी आइरिस होती है उसका व्यास का होता है बढ़ जाता है, उसका व्यास बढ़ जाता है। तो हम हमारे लेंस के थ्रू, हमारी आइरिस के थ्रू जो हमारा प्यूपिल होता है इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि हम हमारे लेंस में परिवर्तित कर सकते हैं इसके साइज में कम ज्यादा करके। तो उससे क्या होता है, फोकस दूरी चेंज हो जाती है। अगर पास की वस्तु देखनी है तो डेफिनेटली फोकस दूरी कम रहेगी, दूर की वस्तु देखनी है तो फोकस दूरी ज्यादा रहेगी। तो ये दूरी कम ज्यादा करना, चाहे हम आइरिस से करें, चाहे लेंस से करें, चाहे प्यूपिल का व्यास कम करें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको समायोजन क्षमता बोलते हैं। और ये टर्म यूज ली जाती है भैया लेंस के लिए, है ना, लेंस के लिए। आपको ये टर्म समझनी होगी। ये लास्ट पेज है ना, इसको देख लो। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैमरे का डायफ्राम किसको बोलते हैं। रुको रुको, एक क्वेश्चन ये आता है कि कैमरे का डायफ्राम किसको बोलते हैं, तो आइरिस को बोलते हैं। आइरिस को क्यों बोलते हैं, मैंने अभी अभी बताया था कि हमारे आइरिस होती है ना, आइरिस आइरिस क्या करती है, सीलियरी बॉडी की सहायता से, आइरिस सीलियरी बॉडी की सहायता से प्यूपिल का व्यास कम ज्यादा कर सकती है, हमारी आंख की पुतली का व्यास, उसका आकार कम ज्यादा कर सकती है। देखो लिख रखा, आइरिस का काम होता है प्यूपिल का आकार बदलती रहती है, तो इस वजह से डेफिनेटली अगर आकार ही कम ज्यादा करेंगे तो उसका डायफ्राम नाम दिया जाएगा, उसको ना एडेप्टर डायफ्राम नाम दिया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है भैया मोतियाबिंद, इसको नाम दिया जाता है कैटरेक्ट। अब इसके पहले मैंने 3 डिजीज पढ़ाई थी ना आपको, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। उसमें किसमें डिजीज थी, उसमें किसमें दिक्कत थी, कॉर्निया में दिक्कत थी। आप याद करो, कॉर्निया में दिक्कत थी ना, या फिर हम बोल सकते हैं आंख के साइज में भी दिक्कत थी, पर आप कॉर्निया याद रखो। लेकिन जो मोतियाबिंद होता है ना, ये ऐसी डिजीज है जिसमें लेंस में दिक्कत होती है। किसमें दिक्कत होती है, लेंस में दिक्कत होती है। मैंने बताया था ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो गलती करोगे, इसलिए गलती नहीं करनी। अगर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड आपका क्या था, एक और आपका क्या था, जरा दृष्टि दोष, है ना। तो इन तीनों में क्या होता है, आपके कॉर्निया में दिक्कत होती है, आपके साइज में दिक्कत होती है, वहां लेंस में दिक्कत नहीं होती। लेकिन मोतियाबिंद में लेंस में दिक्कत होती है। ये लेंस रहा, लेंस में क्या दिक्कत होती है, हमारा जो नॉर्मल, अभी मालूम एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति का जो लेंस होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि, रुकिए भाई साहब आपको दिख ही नहीं रहा होगा, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका लेंस कैसा होता है, पारदर्शी होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। और फ्लेक्सिबल, यानी कि फ्लेक्सिबल को हिंदी में क्या बोलेंगे यार, फ्लेक्सिबल, आप समझ गए होंगे। फ्लेक्सिबल लेंस लचीला होता है, लचीला, ये लचीला होता है। ठीक है, तो नॉर्मल व्यक्ति का ये हो गया। लेकिन जो व्यक्ति जिसके मोतियाबिंद है उसका लेंस कैसा होता है, ये लेंस है, और लेंस के ऊपर देखो ये दाने 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 मिल रहे हैं ना, ये दाने 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 क्या है, कैल्शियम का जमा हुआ है, कैल्शियम जम जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो लेंस है वो हार्ड हो जाएगा। कैल्शियम हार्ड होता है, आप जानते हो, कठोर होता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नॉर्मल का क्या होता है, नॉर्मल पर्सन का ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, लेकिन कैल्शियम जम जाएगा तो ये अपारदर्शी हो जाएगा। और लचीले की जगह कैसे हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और जब कठोर हो जाएगा तो फिर आपका लेंस है इसका साइज कम ज्यादा करने में दिक्कत होगी। किसके थ्रू, आइरिस के थ्रू। इस वजह से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक ही जगह जाम हो जाएगा और आंखों में बहुत भयंकर दर्द होता है उस कंडीशन में। इस वजह से क्या होता है, अंधापन आ जाता है, इसको कैटरेक्ट बोला जाता है। अब सवाल ये आता है कि भाई कैल्शियम कैसे जम गया अपने आप ही, तो कई कारण है। पहला कारण, आपने बचपन में ज्यादा मिट्टी खा ली हो तो बुढ़ापे में दिक्कत आती है, इसीलिए बोलते हैं कि मिट्टी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, रेत के अंदर कैल्शियम होता है। फिर हो सकता है कि आपने ज्यादा एग वगैरह खा लिया हो, ज्यादा नॉनवेज खा लिया हो, उसके अंदर भी कैल्शियम ज्यादा मिलता है। या फिर एक और कारण है, जो मेन कारण है, आपको पता है बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो आपको पता है हमारी बोन में बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो कैल्शियम खा जाएगा, कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गन में इधर उधर जाके चिपक जाता है। तो जरूरी नहीं है लेंस पे ही चिपके, कहीं भी जाकर चिपक सकता है, लेंस पे भी चिपक जाता है थोड़ा बहुत, इस वजह से मोतियाबिंद हो जाता है। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो
इसका सॉल्यूशन यही है कि मनुष्य की आंख में पाई जाने वाला लेंस लचीला व पारदर्शी होता है। जब लेंस पर कैल्शियम जम जाता है तो लेंस कठोर और अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति देखने में असक्षम हो जाते हैं। तो इसका उपचार यही है कि इसमें क्या करते हैं, लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं। प्रत्यारोपण कैसे करेंगे, यहाँ पे आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। आर्टिफिशियल लेंस, जो नॉर्मल लेंस होता है ना, इस वाले लेंस को तो हटा देते हैं, इस पर कैल्शियम जम गया और इसके जगह क्या लगा देंगे, नॉर्मल लेंस लगा देते हैं। बाहर से आर्टिफिशियल कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। एक सवाल आता है कि इसको मोतियाबिंद क्यों नाम दिया इस डिजीज को। आप देखो, जब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ऐसे ऐसे लेंस लगा लगा के देखता है ना, अपने उनके पास जो औजार हथियार होते हैं उनसे देखते हैं वो। तो जो एक कैल्शियम होता है ना, आपको पता है कैल्शियम चमकता है, शाइनिंग मारता है अंधेरे में। तो वो जब अपने औजार से देखता है तो ये कैल्शियम क्या होता है, शाइनिंग मारता है। तो जब ये शाइनिंग मारेगा, जब ये चमकेगा, तो ये मोती की तरह चमकता है, छोटा छोटा। तो हमारी इंडियन लैंग्वेज, हमारी हिंदी भाषा में इसको नाम दे दिया मोतिया, यानी कि मोती की तरह चमकेगा, इसलिए मोतिया बिंद नाम दे दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये एक डिजीज है, कोई काम की नहीं है, फालतू है। दृष्टि वैषम्य अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म इसको बोला जाता है। इसके इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल एक कोई बड़ा से बड़ा एग्जाम होगा उसी में आ सकता है, अदरवाइज ये नहीं आता। दृष्टि वैषम्य अबिंदुकता, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है इसमें। ठीक है, और ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाएंगे, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाएंगे। वैसे लिख भी रखा है, देख लो। उत्तल लेंस कब लगाते हैं, दूर दृष्टि दोष में, यानी कि दूर की दिख रही है, पास की नहीं दिख रही, पास की दिखाने के लिए लाइट को सिकुड़ना पड़ेगा। अवतल लेंस कब लगाते हैं, निकट दृष्टि दोष में, यानी कि माइनस ये होगा, ये प्लस का होगा। मेरे कौन सा लगा हुआ है, मेरे अवतल का लगा हुआ है। आप मेरे से याद कर लो, मेरे से कर लो, मुझे निकट की दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती, तो इस वजह से मेरे माइनस का चश्मा लगा हुआ है, यानी कि अवतल का चश्मा लगा हुआ है, अवतल लेंस लगा हुआ है। और द्विफोक्सी लेंस किसमें लगाते थे, जरा दृष्टि दोष में, ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, और ये उत्तल लेंस होता है। इस तरीके से ये द्विफोक्सी लेंस। बेलनाकार किसमें लगाया, अबिंदुकता में लगाया। ठीक है, और फिर एक ये कलर ब्लाइंडनेस बच जाता है। अब यहाँ पे इसको नहीं पढ़ा सकते यार, आपको ये कब समझ आएगा, इसको हम देखेंगे जेनेटिक्स में। कब देखेंगे हम इसको हम जेनेटिक्स में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि आपको ये समझ आया होगा। आई आज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा। आई से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। आप चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम दे लेना, चाहिए आप SI का दे लेना, चाहिए आप RS का दे लेना, या फिर आपके इंडिया में कितना भी बड़ा एग्जाम होता हो जिसमें साइंस आती है, तो आई में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि पूरा पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं बचा। दोनों लेक्चर आप देख जाना जाते जाते, और ये जितना भी है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये mvidyarthi.com आप जाकर विजिट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ सारा सब कुछ एक फोल्डर मिलेगा साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से, उसके अंदर पूरा नोट्स क्लास वाइज आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम लोग नए हैं, चैनल नया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने फ्रेंड्स को लाओ, साथ साथ पढ़ो, और कोई भी दिक्कत है मेरे को बताओ। सारा सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड मैंने कर ही रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, कंटेंट एक नंबर बेस्ट है, और आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा अंतस्रावी तंत्र। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।